Okay, so once again, good evening to all of you. दोस्तों, in the last class we have talked about the fatalism. Fatalism के बारे में अपन ने बात की थी, अपन ने डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात की थी कि वर्टिकल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर होता है ना, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होता है, राइट है। इसके बाद में फीचर्स के बारे में बात की थी और लास्ट में भी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन, राइट, थ्री टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो आज हम बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। सो डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है क्या होती है, और डाइवर्सिटी से इसका क्या संबंध है, ठीक है। डाइवर्सिटी क्या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करती है या फिर वाइस वर्सा। सो वी विल लुक ऑल दिस एस्पेक्ट इन कमिंग स्लाइड्स। सो कुछ टर्म से पहले बात करो जिनको समझने की आवश्यकता है हमें, ठीक है। सिविल राइट मूवमेंट के बारे में बात की गई है, यूएसए में शुरू हुआ था 1954 से 1968 के बीच की बात की गई है, ठीक है। क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करना चाहते थे। दे वांटेड टू इरेडिकेट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नाउ व्हाट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन माय डियर फ्रेंड? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि सर आपकी स्किन के आधार पर, आपकी स्किन कलर के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसी को बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द अपार्थाइड सिस्टम इन द साउथ अफ्रीका इन दी आई थिंक नाइन्थ स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी थी उसमें अपन ने बात की थी कि अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, वो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जांपल है, इजंट इट। और किस तरह से वो सारी कहानी अपन ने पढ़ी थी नेल्सन मंडेला जी के बारे में, इजंट इट। तो वहाँ पर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। सो सिमिलरली थिंग वाज गोइंग ऑन इन द यूएसए, ठीक है। सो यूएसए के लोगों को लगा कि भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है, इसको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो दे स्टार्टेड सिविल राइट मूवमेंट in 1954। एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट गाइस, आपको पता हो तो रोजा के बारे में बात की थी अपन ने, रोजा पार्क, ठीक है। दैट गर्ल, दैट लेडी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था व्हाइट पर्सन को, दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू सीट के लिए मना कर दिया था बस वाला, ठीक है ना। ऐसे इंसिडेंट अपन ने पढ़े थे। तो कुछ एग्जांपल्स वगैरह है, इनको ना कोट कर दिया करो जब आप मेंस में लिखते हो ना सर, तो बहुत ही अच्छे होते हैं, जिससे कि आपके इनरिच हो जाता है, कुछ मार्क्स वगैरह अच्छे मिलेंगे। खैर कमिंग टू द पॉइंट है, जो ये मूवमेंट वगैरह है, मार्टिन लूथर वगैरह इनके द्वारा लीड किए गए, तो डिफरेंट लीडर्स थे, उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया था। जो एक नॉन वायलेंट था, अहिंसा के आधार पे था, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। सच ए नाइस थिंग सर। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1955 में और 1968 में यहाँ पे शुरुआत हो रहा है, और अपने यहाँ तो पहले ही शुरू हो गया था सर। 1920 की बात करते हैं, इनके आसपास ही शुरुआत हो गई थी महात्मा गांधी जी की, राइट है। सो ऐसा नहीं कि हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने हमारे संविधान को बोरो किया है, उधार लिया है डिफरेंट कंट्री से। सर बहुत सारी चीजें इंडिया से भी ली गई है, राइट है। दिस वन ऑफ द एग्जांपल्स वी कैन सेलेक्ट, ठीक है। ओके नाइस। एक छोटी सी बात जो आपको पता होना चाहिए, एक इसमें टर्म यूज किया गया था अफ्रीकन अमेरिकन। सर इसका मतलब ये होता है कि दोज पर्सन हु यूज्ड टू लिव इन द अफ्रीका, जो अफ्रीका में रहा करते थे और वो कुछ काम वाम करने के लिए फिर यूएसए में चले गए थे, तो उनको क्या बोलते हैं सर? अफ्रीकन अमेरिकन, इजंट इट। इसीलिए अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सर जो थे इंडियन ओरिजिन, तामिल से, श्रीलंका वाले केस में डिस्कस किया था ना सर। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अपन समझ सकते हैं कि सर जो अफ्रीकन अमेरिकन से मतलब उनके बाप दादा, उनके डिसेंडेंट्स यूज्ड टू लिव इन दी साउथ अफ्रीका एंड दे माइग्रेटेड टू दी यूएसए फॉर व्हाट? क्यों जाएंगे सर? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे, अर्थात एज ए स्लेव की तरह जाएंगे, या फिर कुछ काम धंधे करने के लिए जाएंगे, पैसे वैसे कमाने के लिए, isn't it? सो बिटवीन दी 17 एंड 19 सेंचुरी के बीच में सर इनका माइग्रेशन वगैरह हुआ। और अब क्या हुआ सर? ये माइग्रेशन, पहले गरीब थे लेकिन सर धीरे धीरे रहते रहते ना, बोलते हैं ना हर एक व्यक्ति का दिन आता है, तो वही वाली बात थी कि सर इन्होंने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको इम्प्रूव किया, एंड दे आल्सो बिकम सम डिसेंडेंट पर्सन और डिग्निफाइड पर्सन, तो वो भी वहां पर रहने लग गए सर। लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन, कि आप काले हैं, ठीक है, हम गोरे हैं, ठीक है, ये वाली। तो बिकॉज ऑफ दिस दे यूज्ड टू फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस और स्किन के आधार पर, राइट है। सो फिर मूवमेंट शुरू हुआ खतरनाक तरीके से, ये वाला सन 1966 और 1975 तक, लास्ट खतरनाक लंबा तक चला सर। सो मेन उद्देश्य यही था कि सर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको एंड करना। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो है ना
मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको 2 से 3 बार पढ़ा हूँ, ये पता नहीं 3 से कितनी बार पढ़ा हूँ मैं, लेकिन आज मैंने पढ़ा और भी मेरे को मजा आया। पता है क्यों? रीजन ये है कि सर ये जो मैक्सिको ओलंपिक की जो कहानी है ना सर, वो उस कहानी को आप अपने जीवन से भी रिलेट कर सकते हो। इवन यू कैन थिंक अबाउट ऑन योर ओन लाइफ। और अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखोगे तो ये बहुत सारी चीज होती भी है। इवन टुडे इन 21st century we are living, but still these types of things can be seen in the society, isn't it? So ये एक स्टोरी है, बट स्टोरी आपको बहुत ही एक अच्छा कंक्लूजन देके जाएगी और एक बहुत ही आई वुड से एक लेसन देके जाएगी, जिससे कि आप कहीं भी एज ए सिविल सर्वेंट या फिर जिस पोजीशन पे भी रहो, जहाँ पर भी रहो, इन चीज़ों से एक सोसाइटी में समानता या फिर एक एगलिटेरियन टाइप की सोसाइटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द स्टोरी। मैक्सिको की स्टोरी क्या कहती है दोस्तों? मैक्सिको देख लो पहले कहाँ पर है। ये अपना पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें अपना प्यारा भारत है, ठीक है। इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है, और ये सदर्न ओशन मान लीजिए सर, ठीक है सर। ये अटलांटिक ओशन ये भी है, ये नॉर्थ वाला होगा, ये साउथ वाला है, ये पैसिफिक ओशन, ये से कई पार्ट इधर से घूम के आते हैं। तो यहाँ पर मेक्सिको है सर, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर मेक्सिको है। तो आज हम मेक्सिको की बात करेंगे सर, और मेक्सिको में एक इंसिडेंट हुआ उसकी बात करेंगे स्पेशली, और वहाँ पर किस तरह से इन चीज़ों को उन्होंने एक इंटरनेशनल फ्रंट पे लेके आए, ठीक है। सो सर कहानी इस तरीके की, मेक्सिको में ओलंपिक हुआ था। कब हुआ था मैं बताऊंगा, 1968 में हुआ था। ओलंपिक होते रहता है, आपको पता है, 4 साल में होता है एक बार, इजंट इट? उसमें बहुत सारे गेम होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये क्या है, सिंबल ऑफ द ओलंपिक, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मैंने इसे ले लिया इंटरनेट से, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। देखिए दोस्तों, ये 5 रिंग होती है, ठीक है, आपने देखे होगा। ये क्या सिग्निफाई करती है सर? इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि सर यहाँ पर लिखिए द इंटरलॉकिंग ऑफ रिंग्स, ठीक है, या फिर इसको फ्लैग भी बोलते हैं, ओलंपिक फ्लैग भी बोलते हैं, ठीक है। सिंबलाइज 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक टुगेदर इन फ्रेंडशिप टाइप, ठीक है। ये क्या होते हैं सर? 5 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप एंड एशिया, ठीक है। सो कभी कभी याद रखिए, आप कभी कभी इंटरव्यू में बोल देते हैं कि सर मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है, या क्रिकेट पसंद है, या फिर ओलंपिक देखना पसंद है। तो इंटरव्यूअर जो हूँ मैं, पैनल वगैरह, उन्होंने पूछ लिया कि बताओ भाई इसका क्या सिंबल है। तो यू शुड रिमेंबर इफ यू आर सेइंग इन द इंटरव्यू हो कि सर मुझे ये सारी चीज़ पसंद है, तो यू शुड नो, isn't it? Now coming to the point my dear friends, कि कहानी यहाँ से शुरू होती थी दोस्तों। कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्या यहाँ से शुरू होती है सर? यहाँ से कि एक वहाँ पर रेस हुई थी सर, मतलब ये वाली रेस, मतलब कलर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाली रेस, दौड़ने वाली रेस हुई थी, ठीक है सर। कितनी? 200 मीटर्स की। आपको पता है ओलंपिक जो गेम वगैरह होता है, वहाँ के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गेम्स खिलाए जाते हैं। और 1968 की बात है, 1968 की बात है सर, जो कि ओलंपिक में हेल्ड किया गया था। तो आप सोच रहे हैं यार ये वाली कहानी अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे ओलंपिक गेम्स वगैरह होते हैं, ठीक। 2016 में भी हुआ था, ठीक है। तो इस तरह की मतलब जो गेम वगैरह होते हैं सभी को नहीं डिस्कस कर रहे सर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। दूसरी बात है कि बहुत ही शानदार एक तरीके से इंसिडेंट भी था, आई वुड से, कि जिससे कि एक इंटरनेशनली एक मैसेज गया है कि भाई साहब, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, स्पोर्ट और गेम और वगैरह, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है दैट शुड बी डिस्कस्ड एट द इंटरनेशनल फोरम, राइट। सो लेट अस स्टार्ट, अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी इस तरह से होती कि मैंने जैसे आपको बताया कि 200 मीटर की रेस थी, ठीक है, उसको हेल्ड किया गया। उसमें कंपटीशन हुआ तो कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग हारेंगे, ठीक है। तो खुशी की बात ये कि दोस्तों वहाँ पर 2 लोग थे, उनको फर्स्ट एंड सेकंड मेडल मिला, ठीक है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। ये 2 व्यक्ति थे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। ये दोनों को, एक को क्या मिला सर? गोल्ड मेडल मिला, और एक को ब्रॉन्ज मेडल मिला। और ये कौन थे सर? ये यूएसए के ही सिटीजन्स थे, बट ये कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन, अर्थात इसके बाप दादा, इनके पिताजी थे, वो कहाँ के थे सर? ये अफ्रीका के थे। इसके बाद यूएसए में माइग्रेट हो गए, तो सर वहीं पे रहने लगे, और उन्हीं के ये बच्चे थे, इनको गेम खेलना पसंद था। तो सर ये क्या करने लगे सर? ओलंपिक का गेम हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड ना ही केवल उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बल्कि उन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है भाई। चलिए आगे समझते हैं। लेकिन दोस्तों ये 2 बंदे नहीं थे, एक और बंदा था। कौन था? उसका नाम क्या था? पीटर। कहाँ गया पीटर? वैसे भी है, पीटर नॉर्मन भी था, बट दैट पर्सन वाज नॉट फ्रॉम द अमेरिका सर। दैट पर्सन
वाज फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ लिखा, ये लिखा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और सर ये गोरा था, गोरा मतलब व्हाइट इन टर्म्स ऑफ स्किन, इनकी कलर थी, स्किन की कलर थी वो व्हाइट था। सो ये मिस्टर टोमिन की बात करते हैं और टोमी की बात करते हैं स्मिथ, और जोहन कार्लो की बात करते हैं। सो ये यू नो अफ्रीकन अमेरिकन थे, मतलब ये ब्लैक थे, और ये पीटर भाई साहब थे वे व्हाइट थे, ठीक है। कहानी को समझिए दोस्तों, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा और कहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं वही बताऊंगा आपको। सो हुआ क्या दोस्तों, इनको मिल गया तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि भाई जिनको प्राइज वगैरह मिला उनको आराम से स्टेज मिला, बुलाते हैं कॉलेज वॉलेज में। आपको भी बुलाया होगा यदि आप भी ऐसे माहिर और क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट या फिर बहुत ही स्किल्ड पर्सन रहे होंगे, तो आपको भी मेडल वेडल मिलेगा, तो मिला होगा। तो सिमिलरली इन भाई साहब उनको भी बुलाया कि बोले चलो भाई साहब आओ, आपको मेडल वेडल देते हैं, ठीक है। ये भाई साहब गए हैं। हुआ क्या दोस्तों, हुआ ये कि मिस्टर टॉमी और स्मिथ और जॉन कार्लो, इन दोनों को मेडल मिला, लेकिन इन्होंने मेडल को क्या किया सर, हाथ में दिया, परंतु इन्होंने अपने सर को झुका लिया। ना केवल इन्होंने ये किया बल्कि उन्होंने ये भी किया सर, वो अपने सॉक्स पहन के गए, लेकिन शू पहन के नहीं गए, जूते पहन के नहीं गए सर, मोजे पहन के गए। और मोजे भी किस कलर के थे सर, ब्लैक कलर के। सो ब्लैक कलर के थे सर, इसका मतलब क्या था सर, वो ये दर्शाना चाहते थे कि सर देखिए, दोस पर्सन हु आर लिविंग इन द अमेरिका एंड दे बिलोंग टू फ्रॉम द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, दे आर सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी। वो गरीबी से मर रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि सर उनके पास मोजे हैं लेकिन जूते नहीं। ऑल्दो दे वर वेरी वेरी फेमस और बहुत ही अच्छी तरह के वो थे, स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स थे, उनके पास तो हो सकते थे, बट दे वांटेड टू रिप्रेजेंट द होल कम्युनिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। इसलिए उन्होंने ये किया कि हम सर शू पहन के नहीं आएंगे, सिर्फ सॉक्स पहन के आएंगे, और वो भी ब्लैक कलर के, जिससे कि हम ना केवल यूएसए को बल्कि पूरे विश्व को। क्यों पूरे विश्व को? क्योंकि सर वो छोटे मोटे मंच पे नहीं खड़े थे, वो इंटरनेशनल मंच पे खड़े हुए थे। ओलंपिक गेम जो होता है पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज आती है और वहां पर गेम वगैरह होता है, और वो चीज यहाँ पर दर्शाना चाहते थे कि सर हम रहते हैं यूएसए में, परंतु वी आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस। हम रेस में जीते हैं, लेकिन रेस के आधार पर ही हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इजंट इट? फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात ये दोस्तों कि सॉक्स वगैरह सर ऊंचा किया था, और देखो हाथ को उन्होंने उठा रखा, दिख रहा है हाथ, ठीक है। इसको क्या सिंबलाइज कर रहा है कि ये पावर ऑफ द ब्लैक कम्युनिटी, कि सर ठीक है हम गरीब है, ब्लैक है, लेकिन फिर भी हमारे में एकता, हमारे में एक वो है, यूनिटी टाइप की है, ठीक, हमारे पास पावर है, एंड वी वांट टू चेंज दिस सोसाइटी जो कि रेस के आधार पर डिवाइड है, इजंट इट? अब देखिए दोस्तों, कहानी में तो क्लाइमेक्स अभी नहीं आएगा, आगे आएगा, लेकिन थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ा सा स्मॉल छुटका वाला क्लाइमेक्स आता है यहाँ पर। वो कौन सा आता है? जो पीटर भाई साहब थे ना, मैंने आपको शुरू में बताया कि जो पीटर था ना सर, वो अफ्रीकन अमेरिकन नहीं था सर, वो कहां से था? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन दोस्तों उस बंदे ने भी क्या किया, उसने भी एक ह्यूमैनिटी का, तो एक ह्यूमन राइट वाला और ह्यूमैनिटी टाइप का कुछ था लोगो वगैरह, बैच लगाया अपनी शर्ट पे ड्यूरिंग दी सेरेमनी। क्यों लगाया? क्योंकि वो जो दो व्यक्ति थे इनको भी सपोर्ट करना चाहता था, एंड दैट पर्सन, मतलब कौन सा पर्सन? पीटर नॉर्मन जो थे, वो भी ये चाहते थे कि भाई साहब जो रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड टू सपोर्ट दीस टू एथलीट्स एज वेल। और उन्होंने किया, कैसे किया? ह्यूमन राइट का बैच अपनी शर्ट पर लगाकर। तीन व्यक्ति हो गए। अब हुआ क्या दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप कॉलेज में बहुत ही अच्छे खतरनाक वाला, मतलब बहुत ही स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं या फिर डांस वगैरह करते हैं, जो भी आप करते हैं सिंगिंग वगैरह, उसमें टॉप आ जाते हो। लेट्स से टॉप आ गए, पूरे इंटर आईआईटी वाले हो, पर एनआईटी वाले हो, तो इंटर एनआईटी वाला ज्ञान है। और वहां की जगह आपको बुलाया गया, और आपके कॉलेज के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेट्स से रैगिंग वगैरह होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, कि भाई एक तबके के व्यक्ति के साथ
डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, रैगिंग, और ये चीज को आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है वहां की जगह उठाते हैं तो क्या होगा सर, आपकी जो कॉलेज की कम्युनिटी है, कॉलेज का जो बिग कमेटी होगी वो सर क्या करेगी, आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी या नहीं? डेफिनेटली लेगी। वो बोलेगी भाई साहब कॉलेज की बात थी, कॉलेज में रखना चाहिए था, आपने इस फोरम पे क्यों उठाया? तो सेम चीज दोस्तों इन लोगों के साथ भी हुई। ये दो भाई साहब थे, टॉमी स्मिथ एंड जोहन कार्लोस, उनको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन था, उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब आपने जो ओलंपिक वाली जो स्पिरिट होती है, उसके नियम कानून होते हैं, उनका आपने उल्लंघन किया, इसलिए हम आपको क्या करते हैं सर, आपके मेडल्स हमने जो दिए उसको वापस ले लेते हैं। ऐसा मेडल वापस ले लिया उनको, उनको गिल्टी ठहराया कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, आपने क्यों की? हमारी यूएससी की इज्जत बेकार हो गई है, हम बहुत इज्जत वाले, हम नाक वाले इंसान है, लेकिन आपने तो बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो सर ये गुस्सा आया, उन्होंने ले लिया। और जो एक भाई साहब थे पीटर नॉर्मन, उनके साथ क्या हुआ सर, वो अपने घर पे गए, मतलब ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उनके सर बहुत क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने बोला अरे भाई तेरे को उनके झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत थी भाई, तू तो ऑस्ट्रेलिया से था, ठीक है, तेरे को क्या जरूरत थी, मेडल लेके आ जाता चुपचाप, तेरे को सिल्वर मेडल मिला था। लेकिन दैट पर्सन सपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमैनिटी, उसको भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। और यहाँ तक कि सर जो नेक्स्ट ओलंपिक हुआ वहां से उसको भगा दिया गया, उसको बोला कि भाई साहब जो नेक्स्ट गेम आ रहा है ना उसमें आपकी एंट्री क्लोज है, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू इन द नेक्स्ट ओलंपिक गेम, मना कर दिया सर उनको। लेकिन दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आपको एक बड़ा सा संदेश मिलता है, एक छोटी सी कहानी से एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। वो संदेश ये मिलता है कि दोस्तों जो एक छोटा सा इशू था, छोटा सा इन द सेंस कि यूएसए का छुटका सा अपन बोल सकते हैं कंट्री का, वर्ल्ड की कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी वर्ल्ड, यूएसए में एक रेस के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो इस घटना से, इस इंसिडेंट से सर एक वो इंटरनेशनल फोरम पे आया और इंटरनेशनली उसको एक अटेंशन मिला, एंड दैट आल्सो गिव सम काइंड ऑफ एज इनटू द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए। ये कहानी आपको समझ में आई दोस्तों? अब देखिए थोड़ी सी समझने की बात है, आर यू लिसनिंग मी, आर यू एबल टू लिसन मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, सुन पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, प्लीज टेल मी। यस सर। ओके ग्रेट, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ अब दोस्तों एक बुक में दे रखी थी कहानी, ठीक है, वो थोड़ा सा देख लेना कि एक दलित कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, तो एक सोशियोलॉजिस्ट वगैरह है, वो ही बोलते हैं कि इंटरनेशनल फोरम पे दलित पे इशू उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। वो जो एक दलित एक्टिविस्ट है वो बोलते हैं कि भाई उठाना चाहिए, बिल्कुल हमारे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, और थोड़ा देख लेना वो वाला, तो वो भी सेम इसी तरह की कंडीशन है, ठीक है। सो इस कंडीशन में आप क्या रहोगे, तो आप क्या करोगे ये आपके खुद के ऊपर है, क्या डिसीजन लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप ही आईएएस वगैरह बन गए हो, कलेक्टर वगैरह हो, तो इस तरह की अगर चीज आपके पास आती है तो आप क्या निर्णय लोगे, तो ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप खुद सोचिएगा, अच्छी कहानी दे रखी थी, स्टोरी टाइप की दे रखी थी, मैंने भी पढ़ी थी, आप पढ़िएगा प्लीज। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा, आप खुद सोचिएगा, मैं क्या बताऊं, मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन आप खुद का सोचिए, ओरिजिनल सोचिए। चलिए अब आगे चलते हैं अपन, तब तो समझ में आया आपको। अब क्या होता है दोस्तों, कहानी के 3 कैरेक्टर थे, उनको देख लिया अपन ने, एक इश्यू था वो भी एक इंटरनेशनलाइज्ड हो गया, ठीक है। अब पता है क्या दोस्तों, अपन समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिवीजन, ये 3 टर्म होते क्या हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग देम, ठीक है, और इसका कारण क्या है, और कोई सोसाइटी में अगर डिफरेंसेस है तो वो डिवीजन में कब कन्वर्ट हो जाता है, उसको भी हमको समझने की आवश्यकता है। एंड व्हाट आर द रिपरकशंस, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी ऑफ अ डिवीजन on the basis of the different parameters of the society। हम देखने की कोशिश करेंगे सर कि जो डिफरेंस होते हैं वो किस आधार पे आते हैं, क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज क्या होती है और डिवीजन क्या होता है, और उनका समाज के ऊपर क्या प्रभाव होता है, ठीक है। सो वन बाय वन अपन समझने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल में देकर आपको 3 टर्म्स यहाँ पर है, इनको समझाने की कोशिश करता हूं, देन आई विल elaborate इन डिटेल इन कमिंग स्लाइड्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड सर डिफरेंसेस।
फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एंड आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, डिफरेंस है, ठीक है। बट सिमिलैरिटी क्या हो सकती है सर? सिमिलैरिटी ये कि सर अपन पॉलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं या 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड, तो ये क्या है? सिमिलैरिटी है सर। तो इस सिमिलैरिटी के आधार पर आप और मैं कनेक्टेड हैं, ठीक है। मैं एक टीचर हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचर ही हूं अभी, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, अपने में डिफरेंस है, बट सिमिलरिटी क्या है सर? सिमिलरिटी ये कि 10th क्लास की एनसीईआरटी अपन पढ़ रहे हैं, इजंट इट? ये अपने में सिमिलरिटी है, इजंट इट? अब दूसरा टर्म आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो क्या हुआ सर? ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, दिस इज द डिवीजन। तीनों चीज समझ में आई आपको? क्या डिफरेंसेस हो सकता है सर, ठीक है, सिमिलरिटी बिल्कुल हो सकती है सर, और डिवीजन भी हो सकता है। या फिर मैं बॉय हूं, आप गर्ल हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स, अपन क्या डिफरेंट हो गए, इजंट इट? सो क्या हुआ? ये डिवीजन हो गया सर। सो डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी एंड डिवीजन, तीन टर्म्स मैंने आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की, जनरल अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि सर ये होता कैसा है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पहली चीज अपन समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ओरिजिन ऑफ द सोशल डिफरेंसेस। जो सोसाइटी में डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है सर, वो कैसे आते हैं, ठीक है, उसकी हम उत्पत्ति को समझने की कोशिश करेंगे, सामाजिक अंतर की उत्पत्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सर, जन्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा जन्म एक्स कम्युनिटी में हुआ, सर इसमें मेरा क्या योगदान? मेरा कोई योगदान है नहीं सर, मेरा कोई योगदान नहीं। सर आप वाई कम्युनिटी में जन्म लिए, उसमें आपका क्या योगदान? क्या आप पहले भगवान के पास गए थे और कोई एफिडेविट वगैरह या फिर कोई साइन वाइन करवा के आए थे क्या सर कि मुझे ये इस कम्युनिटी में या फिर इस फैमिली में मेरे को जन्म लेना है? नो सर। फॉर एग्जाम्पल आई एम बॉय, सर इसके पहले कोई नोटिस वोटिस दे के आया था क्या भगवान जी को कि भगवान मेरे को बॉय बनाना? या फिर कोई गर्ल है उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था? नहीं। तो सर ये क्या है सर? ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, ये एक डिफरेंसेस है, आई वुड से नेचुरल डिफरेंसेस है। And in this scenario, you can't do anything. Can you do anything? No, sir, you can't do anything. On the basis of the birth. For example, I am tall. मैं अगर बड़ा हूँ, मैं मेरी हाइट अच्छी है, आपकी हाइट कम है, आप शॉर्ट हो, तो उसमें भाई आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते सर। जिम के अलावा कर सकते हो, जाओ जिम करो। फिजिकली आपका स्ट्रक्चर कुछ अलग हो सकता है, गोरे हो सकते हो, मैं काला हो सकता हूँ, ये क्या है? ये सर ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ है, यू कांट चेंज। So on the basis of the birth, there are differences in the society, my dear friend. But my dear friend, now we need to understand the second point, that is on the basis of the choice. क्या जरूरी यही है कि सर जन्म के आधार पर ही सोशल डिफरेंसेस होता है? नो सर, चॉइस के आधार पर भी सोशल डिफरेंसेस हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेट्स से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका फ्रेंड है, उसका ऑप्शनल लेट्स से एंथ्रोपोलॉजी है, आपका पॉलिटिकल साइंस है। तो सर आपके बीच में सिमिलरिटी है, क्या है? कि सर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके आपके बीच में एक डिफरेंस भी है, क्या है? कि सर आपका जो फ्रेंड है उसका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है और आपका पॉलिटिकल साइंस है, isn't it? ये सर जन्म के आधार पे नहीं है, ये किसके आधार पे? सर ये आपके आधार पे। आपने चूज किया सर, आपने पसंद किया कि मुझे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, और आपके फ्रेंड ने चूज किया है कि सर उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना अच्छा लगता है। इसमें जन्म की क्या बात हो गई सर? isn't it? सिमिलरली अपन एग्जांपल ले सकते हैं सर, इस चैप्टर के संबंध में वो कौन सा सर, जो पीटर भाई साहब थे, ठीक है, और स्मिथ भाई साहब थे और चार्लोस भाई साहब थे, वो तीनों सो दो व्यक्ति थे, बेसिकली तीनों व्यक्ति थे। उनमें से दो व्यक्ति कहां के थे सर? यूएस के, और एक व्यक्ति कहां का था सर? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। सो सर ये डिफरेंट कंट्री के थे, मतलब उनके बीच में डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन, बट सर उनमें एक सिमिलरिटी भी है, क्या है सर?
सर वो एथलीट्स हैं, ठीक है नहीं सर, एथलीट्स तभी तो वो गेम खेलने के लिए गए, इजंट इट? सो ये आपकी चॉइस के आधार पे हुआ सर डिफरेंसेस, ना कि जन्म से। ऐसा तो नहीं कि भाई जन्म से ये पीटर भाई साहब है पैदा हुआ कि भाई साहब मेरे को तो रेस में रेस में दौड़ना है, जैसे जन्म लिए वैसे जो वार्ड वगैरह वैसे भागने लगा, नर्स ने पकड़ के ला के नहीं नहीं बेटा रुक जाओ, थोड़े से बड़े हो जाओ, 1968 आने तो फिर आपको रेस वेस में जाना, वो मेडल वेडल लेके आना। ऐसा तो नहीं है ना सर। सो आपकी चॉइस के आधार पर आप एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी में कन्वर्ट हो गए हैं मतलब। सिमिलरली मैं नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं, बट मेरा मोटो ये आपको समझाना है कि भाई साहब आप बर्थ की, ना केवल बर्थ के आधार पर बल्कि आपकी चॉइस के आधार पर भी सोशल डिफरेंसेस हो सकते हैं। दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय यू माय डियर फ्रेंड, इजंट इट? चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पर्सन फ्रॉम वन अदर, बट दे आल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। माय डियर फ्रेंड, ये स्टेटमेंट मुझे तो इतना शानदार लगता है कि ये ना इसी में आ सकता है 550 वर्ड्स में लिखने के लिए। एक सिंपल लाइन है, सिंपल लाइन, लेकिन सर इसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ना, इसमें आप है ना बहुत सारे पेजेस लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो, यूएसए का ले सकते हो, रोजा पार्क का ले सकते हो, श्रीलंका का ले सकते हो, बेल्जियम का लिख सकते हो। अरे सर ये क्यों पढ़ते हैं अपन माय डियर फ्रेंड? हम इसलिए पढ़ते हैं कि आप जब लिखो, जब मैं बोलता हूँ ना सब्सटेंशिएट करो, सब्सटेंशिएट करने का मतलब यही होता है कि सर आप जो आर्गुमेंट दे रहे हो उसको बताओ कि सर ये सही है, कैसे सही है सर, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट, केस स्टडी और ये फलाना ठिकाना। क्यों पढ़ते हैं सर? इसीलिए पढ़ते हैं जब आपको इसकी बात करना रहे कि भाई लैंग्वेज के आधार पर भी कुछ हो सकता है, तो आप श्रीलंका का एग्जांपल दीजिए, या फिर कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो तो आप साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दीजिए, नेल्सन मंडेला जी को मेंशन कीजिए, या फिर किसी विषय को इंटरनेशनलाइज्ड किया गया हो उसका एग्जांपल करना है तो आप यूएसए का यहाँ का 1968 वाला इसका जिक्र कीजिए। ऐसा या आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगी सर कि कौन सी चीज कहाँ पे इस्तेमाल करना है। मैं बता रहा हूँ बट स्टिल यू नीड टू थिंक कि मैं कहाँ पर यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। खैर कमिंग टू द पॉइंट, कहने का मतलब ये कि सर सोशल डिफरेंसेस होते हैं, वो डिवाइड करते हैं सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर, बट दे आल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। सर डिफरेंट पीपल को यूनाइट करता, अर्थात जो व्यक्ति एक ऑस्ट्रेलिया से आया था और दो व्यक्ति यूएस के थे, लेकिन उनके बीच में एक यूनिटी थी, और सर वो तीनों के तीनों लोग रेस के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट में खड़े हुए माय डियर फ्रेंड। तो क्या हुआ सर? दीज पीपल वर डिफरेंट, वो डिफरेंट थे सर, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के थे, लेकिन सर उन्होंने क्या किया सर? वो यूनाइट हो गए सर। समझ रहे हो बात को? तो डिफरेंट व्यक्ति है लेकिन यूनाइट भी हो गए। उनमें डिफरेंसेस है, उनमें क्या डिफरेंसेस है? वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के, लेकिन वो यूनाइट भी है। दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करिए सर, थोड़ा आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करिए। अब दूसरी बात मैं आपको समझाता हूं कि सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल। सिमिलर पीपल अर्थात मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल यू ऑल ऑफ एक्चुअली आर लिविंग इन दी इंडिया, और रह रहे हैं इंडिया में रह रहे हैं, अपन इंडिया के सिटीजन है, बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन सर आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, एक्स व्यक्ति क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वाई कम्युनिटी एक्स कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो सर क्या है? हम क्या है सर? सिमिलर व्यक्ति है, हम साथ में रहते हैं, हम एज ए इंडियन हमको बड़ा गर्व होता है सर। हम जब यूएसए से जाते हैं तो कहाँ से बोलते हैं वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया सर, मेरा भारत महान, और लाभ लाभ बड़ी बड़ी बातें करते हो। लेकिन सर जब आप भारत में आते हो ना, फिर क्या बोलते हो? आपसे पूछते हु आर यू, यू विल से सर आई एम हिंदू। अब सोचिए हु आर यू? सर आई एम मुस्लिम। और जैसे देश से बाहर जाओगे तो क्या बोलोगे? हु आर यू? आई एम इंडियन। क्या हुआ सर? आप सिमिलर व्यक्ति थे, लेकिन सर जैसे ही आप इंडिया में आए आप डिवाइड हो गए। और ये डिवीजन यहीं तक नहीं चलता माय डियर फ्रेंड। आप हिंदू कम्युनिटी में भी आपको कोई एक्स व्यक्ति पूछेगा तो क्या बोलोगे? आई एम फ्रॉम ब्राह्मण, आई एम फ्रॉम दलित, आई एम फ्रॉम ओबीसी, आई एम फ्रॉम दीज एंड एक्स एंड वाई एंड जेड। ये क्या है सर? सिमिलर व्यक्ति थे लेकिन डिफरेंसेस थे ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। तो सर आप यूनाइट नहीं रह सके सर।
आपके अंदर क्या आया सर, डिफरेंस आया है सर माय डियर फ्रेंड। आप सिमिलर होते हुए भी आपके अंदर डिफरेंसेस आ गए, और यहां पर डिफरेंस होते हुए भी उनके अंदर सिमिलरिटी है, उनको यूनाइट किया गया है, वो यूनाइट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द गेम, खेल के आधार पर, एथलीट्स के आधार पर, इजंट इट? समझिए बात को। सर मैंने आपको क्रक्स बताया है, इसमें आप 1200 शब्द आराम से लिख सकते हैं अगर इस पर मनन करेंगे तो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड, कि वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप। सर ये लाइन का मतलब समझने की कोशिश की है सर मैंने ना, बहुत ही एकदम क्रक्स वाली आई वुड से की, बहुत ही शानदार लाइन पिकअप की है। समझिए दोस्तों कि अपन एक व्यक्ति, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, कि फॉर एग्जांपल मैं, मुझसे अगर पूछा जाता है कि कहां से हो, तो मैं बोलूंगा सर आई एम फ्रॉम यूपी। लेट से कि मैं गोरखपुर से हूँ, ठीक है। मैं गोरखपुर से यदि बाहर निकल के आता हूँ तो फिर पूछेगा कहां से हो भाई, मैं बोलूंगा सर लखनऊ से हूँ। फिर लखनऊ से यूपी से बाहर आया हूँ, मैं दिल्ली में आ गया, तो फिर क्या बोलूंगा, कोई पूछेगा कहां से हो भाई साहब, मैं बोलूंगा उत्तर प्रदेश है। और मैं जब दिल्ली से बाहर चला गया, लेट से मैं चला गया साउथ इंडिया में, तो क्या बोलूंगा सर आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। कोई पूछा कहां से हो भाई साहब, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ भाई साहब। फिर लेट से मैं यूएसए चला गया, ठीक है, फिर मेरे से पूछेगा भाई आप कहां से हो, सर मैं, मेरा भारत देश, मैं भारत से हूं सर, ठीक है। तो क्या हुआ सर, मैं एक व्यक्ति हूं, लेकिन सर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सर मेरी आइडेंटिटी बदलती गई, मेरी आइडेंटिटी बदलती गई। और ये आइडेंटिटी आपकी भी बदलती है, बिल्कुल बदलती है माय डियर फ्रेंड, यू कांट डिनाई इट, आप डिनाई कर ही नहीं सकते माय डियर फ्रेंड। और ये तो मैंने आपको आगे से बताया। थोड़ा पीछे से अगर पूछेंगे तो बोले कौन सी कम्युनिटी से, मैं बोलूंगा एक्स कम्युनिटी से। उसमें फिर गोत्रा क्या है आपका, फिर ये क्या है, तीकरा क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है, ढिकामा क्या है, लड़का है, लड़की है, लाभ लाभ, सोशल स्टेटस क्या है। तो सर क्या मैं एक व्यक्ति हूँ सर, लेकिन मेरे को, मतलब मेरे को खुद को नहीं पता कि मेरी आइडेंटिटी कितनी है। सर आप 1000 लोगों के से मिलोगे सर, आपकी आइडेंटिटी उनकी निगाह में, आप उनकी, उनके दृष्टिकोण में, उनके आधार पर आपकी आइडेंटिटी अलग होगी। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, लेकिन नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट से मिलोगे तो हो सकता है कि उनके दृष्टिकोण अलग होगा। तुम यूपीएससी एस्पिरेंट से मिलोगे तो आपका, उनका दृष्टिकोण अलग होगा आपके परफेक्शन, isn't it? So we have different identities in different context my dear friend. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला था ना कि आज का जो लेक्चर है ना सर, वो अपने जीवन से संबंधित है, अपनी रियलिटी से संबंधित है माय डियर फ्रेंड। और ये होता ही है, नहीं होता तो बता दीजिए, बिल्कुल होता है, यू कांट डिनाई इट। नाउ चलिए भाई साहब, अपने डिफरेंसेस देख लिए, सिमिलरिटीज देख लिए, डिवीजन देख लिए, चलो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। चलो सबका साथ सबका विकास करने की कोशिश करते हैं। तो पहला वर्ड अपने को समझना है वो ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। सर ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? सर ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? तो ओवरलैप करना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको, जैसे कोई भी बॉक्स वगैरह है, उसके ऊपर एक और बॉक्स रख दिया, तो क्या ओवरलैप कर दिया, मतलब उसके ऊपर रख दिया, उसको ढक दिया, मतलब आपने ओवरटेक कर दिया, मतलब आपका डोमिनेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 गर्ल्स इन द रूम और देयर आर 3 बॉयज ओनली, तो वहां पे डोमिनेंस किसका होगा सर? गर्ल्स का। तो जो बॉयज की वॉइस थी उसको ओवरलैप कर लेगी गर्ल्स की वॉइस की, isn't it? तो वहां पे ओवरलैप हो जाएगा। तो सिमिलरली यदि हम इस चैप्टर के संबंध में समझने की कोशिश करें तो सर सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस। अब बात को समझिए सर, सोशल डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। जब सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल जो होता है डिफरेंसेस होता है सर, वो जब ओवरटेक कर लेता है तो सर वहां पर सोशल डिवीजन टेक प्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बात आपको समझ में नहीं आई मुझे पता है, बट लेट मी गिव यू माय डियर फ्रेंड एन एग्जाम्पल एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सोशल डिवीजन इज। सो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू हैं, हम हिंदू कम्युनिटी है, बहुत अच्छी बात है, एकदम यूनाइटेड है, लेकिन हमारा डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस कैसा है सर? आप ओबीसी है, कुछ जनरल है, कुछ एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और लाभ लाभ जो भी है। तो क्या हुआ सर, यहां पर डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। जब दोस्तों क्या होता है, जब
क्या लिखा है? एक जो सोशल डिफरेंसेस है सर वो ओवरटेक कर लेता है सर, ओवरलैपिंग हो जाती है, तो सर वापस सोशल डिवीजन होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि सर फॉर एग्जांपल एससी कम्युनिटी के व्यक्ति हैं और एसटी कम्युनिटी के व्यक्ति हैं, वो सोचते हैं कि यार हमारे साथ तो ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, सो दे फील एलिनिएटेड। उनको ऐसा लगता है कि सर हम समाज में है ही नहीं, हम समाज का हिस्सा ही नहीं है, हम शोषित हैं। और जब सर ये डिफरेंस एकदम बड़ा हो जाता है, तो सर उनके अंदर ये फीलिंग आने लगती है कि हम इस समाज के हिस्सा नहीं है, अर्थात जो डिफरेंसेस थे सर ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू द सोशल डिवीजन माय डियर फ्रेंड, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री सर। किसी भी देश के लिए यदि समाज का एक या एक से अधिक हिस्सों में किसी भी आधार पर और किसी भी पैरामीटर के आधार पर अगर डिवीजन होता है सोसाइटी का, तो वो कतई भी सही नहीं है माय डियर फ्रेंड। उसका एग्जांपल अरे अपन ने पढ़ा माय डियर फ्रेंड, श्रीलंका, बेल्जियम, और ना केवल विदेश की बात करें, अपने देश की बात कर लो सर, इंडिया की। इंडिया का जन्म कैसा हुआ सर? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, it was very happy moment for us, but at the same time it was very sad moment in the history my dear friend. Why? Because our India got independent on the basis of the religion line sir, religion line, धर्म के आधार पर। समझ रहे बात की? सोशल डिफरेंसेस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, डिफरेंस है, ओके सर, वेल एंड गुड, बट सर ये जब ओवरलैप होने लगता है या फिर मैं अपना डोमिनेंस दिखाने लगता हूँ कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा ही है और कुछ नहीं, और ये और वो, मैं ही भगवान हूँ, बस मेरी सुनो, तुम्हारा यूपीएससी क्या, यूएसए का भी कोई एग्जाम होगा, अब यूएसए का क्या होगा, यूएससी होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। ये क्या होगा सर? ये गैप है ना डिफरेंसेस का, वो बढ़ जाएगा, और जैसे गैप बढ़ेगा सर वो डिवीजन फीलिंग लगा, फिर बोलेगा कि ठीक है सर तो बकवास करते हैं, चलो अपन ही कुछ देखते हैं। So that should not happen, my dear friend. That should not happen. Is that understood? ये मैंने एग्जांपल दलित का लिया। आप यूएसए में जो चीज हो रही थी उसका एग्जांपल बुक में दे रखा है, पर ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया दोस्तों, मैं वो एग्जांपल भी दे सकता था, इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, बट मैं आप अच्छे से समझाना चाहता था। आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या थे भाई, पीटर भाई साहब थे, वो थे, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नदरलैंड का कुछ एग्जांपल दे रखा है, आयरलैंड का भी, यूके का भी, ठीक है, वो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया, शायद आपको वो चीज इतना इमेजिनेशन नहीं हो पाएगी जितना कि अपनी इंडिया के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, नाउ मस्त लाइन है। अरे एनसीईआरटी को ना मैं बोलता हूँ दोस्तों, एनसीईआरटी को ना घोट के पी जाओ सर, पी जाओ उसको, गिलास में पानी लो, घोट के ना पी जाओ, पी जाओ सर, लाइन टू लाइन। और अब तो मैं 11th की एनसीईआरटी शुरू करूंगा सर मैं उसमें निशान लगाता हूँ कि भाई किसकी पीपीटी बनाओ किसकी ना बनवाओ। मैं एक लाइन तो छोड़ी सर, एक शब्द छोड़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सर एक एक शब्द ना, एक एक शब्द इतनी बड़ी बात बोल जाता है ना, जो पता ही नहीं चलता है आपको, और पढ़ के ना आप निकल जाते थे सर से। माय डियर फ्रेंड, रीड बिट नॉट, ऐसा सब बोलते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन, अरे सर लाइन के बीच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, रीड बियॉन्ड द लाइन। सर लाइन से परे समझने की कोशिश करो कि इस लाइन से और आगे की क्या चीज हो सकती है, या फिर इसके पीछे की चीज क्या हो सकती है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आप जिस दिन डेवलप कर लोगे ना माय डियर फ्रेंड, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यस आई एम ट्रू यूपीएससी एस्पायरेंट। और ये चीज जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तो सर समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, सो उस चीज को रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। खैर, कमिंग टू द पॉइंट माय डियर फ्रेंड, ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ अ डीप सोशल डिवीजन। मैंने आपको एग्जांपल दिया दोस्तों, जब यहां तक बात सही थी कि आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब दूसरी कम्युनिटी के लोग अगर एसी और एसटी लोगों को अगर ये फील कराना शुरू कर दे, ये महसूस कराना फील कर दे कि बेटा आपके बाप दादा तो हमारे कपड़े धोए करते थे, या फिर ऐसा हुआ करता था या वैसा हुआ करता था, गोबर उठाया करते थे, वे करते थे, ये करते, सर ये क्या करेगा सर, ये सोशल डिफरेंसेस को बढ़ाएगा सर, और वो क्या करेगा फिर, सोशल डिवीजन हो जाएगा। और हो सकता है कि फिर इतना डिवीजन हो जाए कि सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाए, फिर बोले कि नहीं हमको तो एक देश ही चाहिए। और हो सकता है सर, पॉसिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड, इट इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड।
श्रीलंका का एग्जांपल है, बेल्जियम का एग्जांपल है। ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता, हो सकता है माय फ्रेंड, हो सकता है। सो ये डिवीजन क्रिएट करता है, ऐसा टेंशन क्रिएट करता है। सो व्हेन यू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, you should not enlarge or maximize social differences। अगर ऐसा करोगे तो ये सब हो जाएगा। क्यों पढ़ते हो एनसीईआरटी? इसीलिए पढ़ते हो कि आप बेसिक चीजों को समझो सर, बेसिक चीजों को। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि सर, एक में बहुत अच्छा कोई थे, उनका लेक्चर अटेंड कर रहा था मैं, तो उन्होंने एग्जाम उनसे ये पूछते कभी कभी, मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा, तो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। उन्होंने ये बोला था कि यूपीएससी का जब इंटरव्यू जब लिया जाता है तो उस व्यक्ति से पूछा था, मतलब कैंडिडेट से पूछा था कि बताओ भाई, हमारे भारत देश में जो जम्मू एंड कश्मीर की जो समस्या है वो बहुत ही बड़ी समस्या है, और आज से 1947 से शुरू हुई, आज तक वो है। जब जो आर्टिकल 370 जो था ना, उसका स्टेटस वगैरह हटाया नहीं था, उस समय पूछा था। सो भाई उस समय आप करने की कोशिश करने, मतलब क्या कोशिश करते हो कि मैं सर इस समस्या का समाधान बताऊं, इजंट इट माय डियर फ्रेंड। उन्होंने ये बोला था कि भाई साहब, आप एक कैंडिडेट हो, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, और आपने जनरल स्टडी करके है क्या? सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज माइंड माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप जनरल स्टडी करके आए हो सर। आप ना तो स्पेशलाइज्ड हो किसी सब्जेक्ट में, ऐसा तो नहीं कि इंटरनेशनल सोसाइटी आपने 4 साल पढ़ी और 5 साल पढ़ी और फिर यूपीएससी करने जा रहे हो, और वहां के जाके बताओ सर ये कर दो, ऐसा कर दो, हम ऐसा कर देंगे पाकिस्तानी। भाई ये सब बात फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने वाली अच्छी होती है। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड, आपको आपको अगर नेशनल सिक्योरिटी बना दिया जाए तो उन्होंने ये बोला था कि देखिए दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो देखिए, उनको पता है कि आपको समस्या का हल भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो ये प्रश्न पूछेंगे आपसे। पता है क्यों? क्योंकि सर वो जानना चाहते हैं कि आप अप्रोच कैसे करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप इसका सॉल्यूशन दो। माय डियर फ्रेंड, इतने साल की समस्या है, क्या आपको लगता है कि आप पहले आईएएस बनने जा रहे हो इस देश में? इसके पहले कोई आईएएस नहीं थे, या फिर कोई सिविल सर्वेंट नहीं थे? थे सर। तो क्या उन्होंने इस समस्या का समाधान हल करने की कोशिश नहीं की सर? नहीं हो पा रही है, डायलॉग नहीं हो पा रहा है। सो दे जस्ट वांटेड टू चेक यू सर, हाउ यू प्रोसीड, हाउ यू अप्रोच टू द समस्या। इस समस्या की ओर कैसे आप अप्रोच करते हैं, isn't it? सो दैट ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था, मैंने सोचा था ठीक है मैं भी इसे यूज करूंगा, तो आपको बता दिया। आई होप आपको ये पसंद आएगा। खैर, कमिंग टू द पॉइंट नाउ दोस्तों, जैसे ओवरलैपिंग होता है डिफरेंसेस का, वहां पर टेंशन होता है दोस्तों, सोशल डिवीजन होता है। और अब हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि क्रॉस कटिंग क्या होती है। सर क्रॉस कटिंग का मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड, कि जब सोशल डिफरेंसेस बढ़ जाता है और वो सोशल डिवीजन की ओर लीड करता है, तो उसको कट करने वाली अगर रेखा आपके पास है, तो सर उसको ही बोलेंगे हम क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। अर्थात 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 अगेन मैं ये एग्जांपल लेता हूं कि हिंदू कम्युनिटी में सब लगने लगा कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इनका शोषण हुआ, जो लोअर कम्युनिटी है उनका। लेकिन अगर उनके अंदर ये फीलिंग जगा दे कि नहीं भाई साहब, आप तो हिंदू है, आपके रग रग में हिंदू का खून बहता है, आपके पिताजी आपके दादाजी सब हिंदू थे, हम उसकी कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे हो सर? जो डिफरेंसेस उसको गैप है ना, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, एंड यू आर ट्राइंग टू टेल देम दी सिमिलरिटीज, कि सर आप में और हमारे बीच में एक सिमिलरिटी है, हम हिंदू हैं, हमको एक साथ रहना चाहिए। सर उसी को ही बोलते हैं सर क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस, एंड इट इज गुड सर। क्यों? क्योंकि ये दो सोसाइटी या दो से अधिक सोसाइटी को एक साथ रखने का दम रखता है। इट हैज द कैपेसिटी और क्वालिटी टू अकोमोडेट द सोसाइटी। समझ में आया आपको बात? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं और बहुत सारे वेज हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम का अपन अगर एग्जाम्पल ले, तो सर वहां पर क्या हुआ था, डच बोलने वाले लोग थे 74 समथिंग, और फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, कुछ जर्मन बोलने वाले लोग थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सर डच में 50% सीट किसकी होगी? फ्रेंच की, और फ्रेंच डोमिनेटेड एरिया है, उसी में डच की 50% सीट होगी। तो क्या किया सर? उन्होंने क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस की बात की, ताकि वो सोसाइटी को अकोमोडेट कर सके, अपने देश को बचा सके। Isn't it? Are you getting my point? उसमें और भी एग्जांपल दे रखे हैं, मैं एक एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। नेदरलैंड का दे रखा है उसमें, और यूनाइटेड किंगडम का दे रहा है कि वो कंट्रीज में शामिल होना चाहती थी। आप पढ़ लीजिएगा उसको। बस एक एग्जांपल से अगर चीज आपको समझ में आ गई
आज के जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड, पॉलिटिक्स ऑफ द सोशल डिवीजन। अपने डिफरेंसेस पढ़ा, अपने सिमिलरिटी पढ़ी, अपने डिवीजन पढ़ा, अपने और लैपिंग डिफरेंसेस पढ़ा, अपने क्रॉस कटिंग पढ़ा। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल डिवीजन अगर हो जाता है सोसाइटी में तो उसका क्या रिपरकशंस होते हैं। सर ने शुरू में बताया व्हाट आर द रिपरकशंस और व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी व्हाट ऑफ सोशल डिवीजन। सर बहुत ही भयानक इसका इम्पैक्ट हो सकता है सर। आपको पता है लोकतंत्र में सर क्या होता है, कंपटीशन होता है सर। ये चैप्टर आने वाला पढ़ेंगे अपन, बहुत ही शानदार है। पार्टी इन दी डेमोक्रेसी समथिंग करके चैप्टर का नाम। सो डेमोक्रेसी में सर कंपटीशन होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। यूएसए की बात करते हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में कंपटीशन होता है। इंडिया की बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, दो ही पार्टी, हालांकि 7-8 नेशनल पार्टी है, अपने डिस्कस की थी, आपको पता होना चाहिए 8 नेशनल पार्टी, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है सर, कंपटीशन होता है। जैसे इलेक्शन आता है उनके बीच में कंपटीशन होता है। उनके उनके किसी व्यक्ति के आगे से हेट स्पीच दे रहे तो किसी के फेवर कर रहे, किसी को क्या बोल रहे थे सर, ये कंपटीशन। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू विन द इलेक्शन, दैट्स इट। उनको इलेक्शन जीतना है, बाकी बाद में जाए दुनिया। Isn't it? Now, coming to the point, किसी ने हैंड रेज किया, कोई बोल रहा है कुछ, कोई प्रॉब्लम है? ओके, आवाज आ रही ना मेरी? ऐसा तो नहीं इंटरनेट कनेक्शन कम हो गया? प्लीज कोई कंफर्म कर दीजिए। यस सर। आवाज आ रही ना आपको? हाँ सर। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो अपन बात कर रहे थे सर इसके इम्पैक्ट क्या होता है। सर इम्पैक्ट बहुत भयानक हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? जब सोशल डिवीजन को पॉलिटिसाइज किया जाता है, जब सोशल डिवीजन को राजनीति में लाया जाता है, वो सोशल डिवीजन के आधार पर राजनीति की जाती है सर, तो बहुत ही भयानक उसका परिणाम होता है सर। इजंट इट? कैसे कैसे होता है सर? पहली बात तो यह कि आपको धर्म के आधार पर बांटेंगे, धर्म के आधार पर छोड़िए, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो आपको कास्ट के आधार पर बांटेंगे, आपको इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर बांटेंगे, फिर ये भी सब कुछ हो गया, फिर गोत्रा वोत्रा ले आएंगे उसके आधार पर बांटेंगे, फिर गांव में भी चले गए तो फिर बोलेंगे कि आप वो हो, क्या बोलते हैं उसको, जमींदार हो, उसके आधार पर बांटेंगे। तो सर ये क्या है सर? आपका डिवीजन किया जा रहा है टू गेन दी पावर सर। मैन इज पावर सीकिंग एनिमल। इंसान जानवर होता है सर पावर को सीख करने के लिए। ही कैन डू एनीथिंग टू हैव अ पावर। पावर के लिए सब कुछ कर सकता है वो सर। बहुत सारी आप न्यूज पढ़ते हो, पता चलता है एक्स व्यक्ति के एक्स पार्टी के व्यक्ति को वाई ने मार दी। क्यों मार दिया सर? बिकॉज दैट अनदर पर्सन वांटेड टू गेट पावर एंड ही वाज द हर्डल इन द पावर। इजंट इट? तो क्या होता है सर? इट मेक्स सोशल डिवीजन इनटू द पॉलिटिकल डिवीजन। सर क्या होता है? देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी एंड दे स्टार्ट competing in terms of the some existing social division. For example सर इंडिया में लेट्स से कि बोलते कि ये एससी कम्युनिटी के और ये दलित कम्युनिटी के वोट्स हैं, ठीक है, ये बोलते हैं ओबीसी कम्युनिटी के वोट्स हैं, कोटा वाला बात करते हैं, वोट का कोटा है, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के वोट है, ठीक है। तो सर ये डिफरेंसेस है ना सर, इनको अगर मुद्दा बना के जब इलेक्शन लड़ा जाता है, वो लड़ा जाता है, ये रियलिटी है सर। आपने देखे हो 2019, 20, 24 जो भी इलेक्शन होगा या हुआ उसमें भी और किया जाता है सर। इनको जब डिवीजन के आधार पे इलेक्शन किया जाता है ना सर, तो इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल डिवीजन। इस समय सर आप सोशल डिवीजन में नहीं रहे सर, आप एक स्टेप और आगे खतरनाक की तरफ चले गए हैं। और खतरनाक क्या है सर? आपका सोशल डिवीजन था वो एक पॉलिटिकल डिवीजन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सर आपकी डिवीजन के आधार पे अब चुनाव लड़ा जा रहा है, इलेक्शन लड़ा जा रहा है। एंड ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस क्रिएट कर सकता है सर। वो ना केवल वायलेंस सर, डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है, अर्थात सर एक देश के कई हिस्से भी हो सकते हैं। आपकी यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरा रहता है। और ये हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों में ही लिखा है या फिर मैं ही बोल रहा हूँ, नहीं सर ये हुआ है। एग्जाम्पल बांग्लादेश का समझ लीजिए, इंडिया का समझ लीजिए, श्रीलंका का, बेल्जियम का, इनका देख लीजिए कि श्रीलंका का तो डिवीजन नहीं हुआ, बट बेल्जियम का एग्जाम्पल ले लीजिए,
वहां पर होने वाला था, नहीं हुआ था। आप नेदरलैंड वाला ही वो पढ़िएगा, नेदरलैंड और आयरलैंड वाला पढ़िएगा, ठीक है। उसमें भी यही होता है सर। एक बोल्सिया करके कोई कंट्री थी, वो 7 प्रोविंसेस में था, पूरा डिवाइड हो गया सर। क्यों? क्योंकि सर सोशल डिवीजन जब पॉलिटिकल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता था और वहां पर हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में टुकड़े हो गए थे सर। इंडिया में भी सर यही हुआ 1947 में, जो सोशल डिवीजन था हिंदू और मुस्लिम के बीच में, बट सम पीपल सपोर्टेड हिंदुइज्म एंड सम ऑफ देम एक्चुअली सपोर्टेड मुस्लिम, इस्लाम। उन्होंने बोला कि नहीं, हमको एक अलग देश चाहिए। सो नाउ पाकिस्तान इज देयर। सर बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान बन गया ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन सर इन जो देश बने थे, ये देश बना था, इनके बीच में भी डिफरेंसेस आ गए सर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। और आपको पता है कि 1971 में सर जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान हुआ करता था, आज बांग्लादेश है। सो सर क्या हुआ? सोशल डिवीजन था, वो पॉलिटिकल डिवीजन में कन्वर्ट हुआ और फिर डिसइंटीग्रेशन हो गया सर, डिसइंटीग्रेशन। ये इसका आउटकम है सर, इसके सोशल डिवीजन के। सो देयर शुड नॉट बी सोशल डिवीजन माय डियर फ्रेंड। इसका एग्जांपल फैमिली से भी समझ लीजिए सर। फॉर एग्जांपल आप 5 भाई हो, एक बहन हो, ठीक है। आप बोलते हो भाई को जमीन चाहिए, बहन को जमीन नहीं चाहिए, क्या होगी सर? पिड़िंग बिड़िंग होगी, लड़ाई होगी, और क्या होगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट माय डियर फ्रेंड, 3 डिटर्मिनेंट्स। इससे कौन से डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, जिसको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव गुड सोसाइटी। पहली बात तो ये दोस्तों कि जो सोशल डिवीजन वगैरह होता है, होता तो क्या है, बनाया जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी क्या चीज हो जिससे कि हम सोशल डिवीजन की ओर ना जाए सॉरी। पहली बात तो यह है कि दोस्तों, हम एज सिटीजन ऑफ इंडिया, हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं। मैं बॉय हूं, ठीक है, मैं हिंदू हूं, ठीक हूं, लेकिन सर इससे फिर आगे जाते हो तो फिर डिवीजन क्रिएट होता है सर। मैं बॉय हूँ, फिर मेरे पास एक पुरुष प्रधान वाली बात आ जाती है। फिर मैं हिंदू कम्युनिटी का हूँ तो फिर वो एक कास्ट वाली बात आ जाती है, वो उसकी धर्म वाली बात आ गई। फिर मैं एक्स कास्ट लिखूँ, फिर कास्ट वाली बात। सो हाउ एन इंडिविजुअल पर्सन अंडरस्टैंड हिज ओन आइडेंटिटी सर, उसके आधार पे ये समझा जा सकता है कि सर आपका आपकी सोसाइटी के अंदर डिवीजन होगा या नहीं होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि दोस्तों, जब आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सक्लूसिव टर्म में देखने लग जाओ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जांपल बोलते कि मैं तो विमन ही हूं, मैं देश की नागरिक नहीं हूं। सर आपने एक्सक्लूसिव टर्म में देखा कि सर सिर्फ मैं विमन हूं, बस दैट्स इट। सर विमन के बहुत सारे रोल हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी और फैमिली लेवल पे भी। आप किसी की वाइफ हो सकती है, किसी की सिस्टर हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, किसी की भतीजी हो सकती है, किसी की चाची हो सकती हो। लेकिन आपने जब अपने आप को एक एक्सक्लूसिव टर्म में देखने लगा सर, वहां पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू कॉपरेट विथ अदर आइडेंटिटी ऑफ योर्स। आप कॉपरेट ही नहीं करोगे, या फिर आप बोलोगे मैं वाइफ हूं, बस मैं और मेरा पति, बस बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता। सर आप आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो भी फादर इन लॉज वगैरह हैं, उनके साथ कॉपरेट नहीं कर पाओगे। दैट इज डिफिकल्ट टू अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। जॉइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिमिलर थिंग हैपन इन दी सर कंट्रीज आल्सो, कि जब सोसाइटी को डिवीजन किया जाता है, सोसाइटी अपने आप को एक सिंगल आइडेंटिटी के आधार पे देखती है, तो सर वहां पर डिवीजन होने के चांसेस रहते हैं। उनको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है माय डियर फ्रेंड। दैट इज फर्स्ट रीजन। एंड सेकंड रीजन क्या है दोस्तों? सर सेकंड रीजन ये कि हमारे जो राजनेता है ना सर, वो हमारी बात को, अर्थात अगर कोई व्यक्ति एक्स कम्युनिटी का है और उनका लीडर वाई है, तो वो एक्स कम्युनिटी की बात लोगों के सामने कैसे रखता है सर, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट होता है, इजंट इट? अगर कोई व्यक्ति किसी समाज की समस्याओं को संविधान के दायरे में रखता है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन क्रिंग विडिंग या अतरंगी कुछ भी समस्या लेके आता है और उसको रखता है, तो सर वो दिक्कत वाली बात होती है सर।
या फिर तुम बोलते कि नहीं सर, ये लेट्स से कि ये ट्राइबल पीपल है, ये जंगल में रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, कुछ काम को नहीं, उनको मर्डर कर दो, खत्म कर दो। सर ये क्या है, व्हाट इज दिस? इज इट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क? नो सर, इट इज नॉट। आप किसी दूसरी कम्युनिटी के कॉस्ट के आधार पर अपनी डिमांड को मनवाना चाहते हो कि सर ये कम्युनिटी को खत्म कर दो, फिर मैं राजा बन जाऊंगा, मैं सीएम बन जाऊंगा। नो सर, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क माय डियर फ्रेंड। तो ये इसकी इस चीज के आधार पर भी निर्भर होता है सर कि आपके जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो किसी कम्युनिटी की डिमांड को कैसे रेज करते हैं। अगर ठीक ढंग से रेज करते हैं तो सर आपको एक साथ रखने में उनका महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, जैसे कि बेल्जियम में हुआ। सारे लोग एक साथ रहे, उन्होंने अपनी अपनी बात को आराम से रखी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तन किया, 4 बार किया, एक बार नहीं, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया। ये सोल्यूशन होता है। नहीं तो श्रीलंका वालों को देख लो, भिखारियों को, लड़ रहे थे, मर रहे थे, सिविल वार हुए, ये हुए हुए। इजंट इट? पॉलिटिकल लीडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया में देख लीजिए सर, कोई बोलते रहते हैं हम हिंदू है, दूसरा बोलता है हम मुस्लिम है, बोलते ये वो है, फलाना ठिकाना है। दैट इज नॉट गुड माय डियर फ्रेंड फॉर in the interest of the nation. That should be understood as a civic, I would say कि aware citizen of the nation. It is our responsibility कि सर हमारे political leaders कैसे सोचते हैं, what and how they are thinking for the future of the nation. Future of the nation का मतलब ये होता है सर आपके बच्चों का फ्यूचर। जो आज के लीडर है, जब आप 90 साल के हो गए तब भी ये लीडर नहीं रहेंगे, बात को समझिए। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, नाउ थर्ड पॉइंट, it depends on how the government react the demand of the different group. नहीं तो कोई सरकार समझ ले कि सर हमारी तो 543 में से 543 में से 543 सीट ही हमारी लोकसभा में, जाओ हम तो मेजोरिटेरियनिज्म में है, मेजोरिटी की हम जाओ, हम तुम्हारी बातें नहीं सुनते। रिएक्ट इस तरह से किया कि सर डिसइंटीग्रेशन हो सकता है सोसाइटी का, जैसे कि श्रीलंका में बोला उन्होंने, सिनेलीज ने क्या बोला, बोले हम तो मेजोरिटी में और मेजोरिटेरियनिज्म को ही अपनाएंगे, हम जो बोलेंगे वैसे ही होगा, हमें जी भगवान है इस देश के। सर दैट शुड नॉट हैपन माय डियर फ्रेंड, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है सर, इजंट इट? ये सही, ये चीज नहीं होना चाहिए। पावर को शेयर करना चाहिए, उनकी कोई समस्या उनको रिएक्ट करना चाहिए ठीक ढंग से। अगर पावर को शेयर करना की आवश्यकता है तो करो सर, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, कंट्री के लिए बड़ी थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो जाएगी सर। That should be understood, sir. So that's all in this chapter, my dear friend. I hope you understood what I wanted to make you understand. So I hope आपको समझ में आया। कुछ क्वेश्चन से 2-3 पढ़ लीजिएगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। विशाखा एंड क्या नाम, अमृता सिरोही जी, यस है ना? चलिए फिर आपसे कल मिलता है, प्रश्न हो तो बताइए। ओके सर, कोई प्रश्न नहीं? मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ बिल्कुल, बोलिए। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हाँ बिल्कुल, पर मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए आपका। हाँ बताइए, प्लीज बताइए। ये है ना, ये लिखा है, लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के परिदृश्य में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि यानी कि एनपीए में वृद्धि होना अपरिहार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में बेड बैंक की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एनपीए की बात की, अच्छा आपका क्वेश्चन ये है कि भाई साहब जो लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, उसके कारण एनपीए बढ़ा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए बढ़ा है, ठीक है। सो उसके परिप्रेक्ष्य में आपको ये समझाना है कि जो बैड बैंकिंग है वो उसका आइडिया सही है या गलत है, इसका आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है ना। आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचनात्मक मतलब वो क्रिटिकल आपको एनालिसिस करना है। तो देखिए, तो पहली बात तो ये कि लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो क्या हो गई, बंद हो गई, ठप हो गई। इसके कारण क्या, रेवेन्यू वगैरह जनरेट नहीं हुआ, और रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो जो कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा था वो लोन नहीं दे पाई, अर्थात जो लोन था काफी टाइम तक वो क्या हो गया, एनपीए में कन्वर्ट हो गया। खैर वो जो लिमिट वगैरह थी वो सरकार ने थोड़ी बढ़ा दी थी, बट जो कंपनी अभी तक नहीं भर पाई, जो लिमिट क्रॉस कर गई, जो गवर्नमेंट की लिमिट्स थी उसको क्रॉस करने के बावजूद भी अगर कंपनी अपने पैसे को जमा नहीं कर पाई बैंक में, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, एनपीए हो गया ये। अब ये तो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, अब बात करते हैं बैड बैंकिंग। सो दोस्तों, बैड बैंकिंग का मतलब क्या होता है? सर बैड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट था वो शायद यूएसए से
दिया गया, उन्होंने भी एक बैड बैंकिंग स्टेब्लिश किया था। इसके बाद में अभी रघुराम राजन जी जो अपने पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने आइडिया ये किया था शुरू 2012-13 के आसपास, ठीक है, जब वो गवर्नर हुआ करते थे। सो बैड बैंकिंग में बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट स्टेब्लिश करती है, इस तरह की बैड बैंकिंग, जिसमें कि गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है इनिशियली और उनको स्टेब्लिश करती है और उनको बोलती है कि आप जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी उनको सपोर्ट करो, या फिर जो दूसरी बैंक है, बैंक्स जो है जिनको एनपीए वगैरह बढ़ गया उनको सपोर्ट करो, जिससे कि जो बैंक वगैरह है वो अपनी पटरी पे आ जाए और लोगों को लोन वगैरह दे और वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाए। ये तो प्लस पॉइंट है, इट इज गुड, होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है माय डियर फ्रेंड? नेगेटिव पॉइंट ये कि सर बैड बैंकिंग में जब पैसे गवर्नमेंट ही दे रही तो बैड बैंकिंग बैंक को उसको क्रिएट करने की जरूरत क्या है? ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर जब पैसे बैंक सरकार के पास से जा रहे हैं तो सर जो फिजिकल डिफिसिट है वो बढ़ेगा सर, फिजिकल डिफिसिट, जो राजकीय घाटा जिससे कहते हैं वो बढ़ेगा, और वो अच्छा नहीं है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो मोडीज होती है और डिफरेंट डिफरेंट जो क्रेडिट एजेंसीज वगैरह होती है वो अपनी कंट्री को अच्छी रेटिंग नहीं देगी, और अच्छी रेटिंग नहीं देगी तो सर एफडीआई के बारे में आपने सुना है, वो नहीं आएगा सर, है ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो नहीं आएगा सर, तो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो इसके अलावा क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? ये करना चाहिए कि जो बैड बैंक है ना सर, जो बैड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, बात है, चलो ठीक है, हम चाहते हैं, सरकार वगैरह भी चाहती है क्रिएट करो, पर लेकिन इस बैड बैंक को पैसे मार्केट से लेना चाहिए। अब वो बॉन्ड इशू करे या फिर वो अपना कुछ भी करे या फिर वो जो भी करे, वहां से सरकार से पैसे लो, सॉरी मार्केट से पैसे लो, अपने पास लो, फिर दूसरी बैंक वगैरह उनको सहायता करो, तो इकोनॉमिक डिमांड और इस तरह से सारी चीज क्रिएट होगी, फिर चीजें रास्ते पे आ सकती है। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर क्वेश्चन, मुझे इतना समझ में आया और इस तरह मैंने करने की कोशिश की, है ना विशाखा जी, है ना? इस तरह से मेरी अंडरस्टैंडिंग से, और भी आप देख लीजिए, और ये एकदम प्रॉपर वो भी चाहिए तो मैं और अच्छे और देख के बता दूंगा। वैसे मैंने ये आई थिंक ये पढ़ा था मैंने, ये द हिंदू में आया था अभी शायद 8-10 दिन पहले आया था, द हिंदू में आया था ये बैड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। वहीं से ही पढ़ा है आपने? कहाँ से पढ़ा है? सर मैंने जो है ना एडिटोरियल देखा था एक वीडियो, हाँ जी जी जी। तो बस उससे मतलब उसमें क्वेश्चन ऐसे दिए जाते, तो फिर मुझे हम्म, मुझे लगा मैं कैसे डिफाइन करूँ इसको, तो फिर मैं सर से पूछूंगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो इसी तरह का ये आया था, अच्छा बड़ा अच्छा आर्टिकल था, पढ़ा था मैंने। चलिए अच्छी बात है, चलिए और भी कोई प्रश्न हो तो बताइए, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की, विल डिस्कस, है ना? ओके। चलो थैंक यू, सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू।